कहानी की शुरुआत में दो लवर्स मजे के लिए होटल में आते हैं। यहाँ थोड़ी मजे करने के बाद लड़की नहाने बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलकर वो देखती है रूम के अंदर कई लोग खड़े हैं और शायद उनका खड़ा भी है। फिर लड़की की चीखों के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसके बाद हमें फरहाना और उसकी छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। शादी के बाद भी वो अपने पति करीम के साथ अपने ही घर में रहती है। करीम अपने ससुर के जूते की दुकान पर काम करता है। उनकी दुकान बहुत ही कम चलता है क्योंकि आसपास बहुत ही मॉडर्न जूतों की दुकान है। उनके सामने ही एक मॉडर्न जूतों की दुकान है जो आज से 45 साल पहले बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहा था, लेकिन फरहाना के दादाजी ने वो नहीं खरीदा था क्योंकि उन्हें ब्याज में पैसे नहीं चाहिए थे। आज फरहाना को उसकी बहुत ही पुरानी स्कूल फ्रेंड कॉल करती है और अपने शादी पर इनवाइट करती है। इधर इनके पास बच्चों के फीस देने के पैसे भी नहीं है। हालांकि करीम किसी दूसरे दुकान पे भी काम कर सकता है। फरहाना भी ऐसा ही चाहती है, लेकिन करीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ वो जितना कमा रहा है शायद किसी दूसरे दुकान में भी उतना ही कमाए। फरहाना बड़ी हिम्मत करके अपने पिता से पूछती है कि वो बाहर काम करना चाहती है, लेकिन उसके पिता ऐसा करने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो अपनी चप्पल भी दिखाते हैं। वैसे अगले दिन जेनी की शादी है तो उसके पिता के पास जो थोड़े बहुत भाड़े के पैसे थे वो ले लेती है। वो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से चुप रह जाते हैं। अगले दिन फरहाना अपने पति के साथ जेनी की शादी में आती है। इनकी शादी इस्लामिक ट्रेडिशन के अनुसार बहुत ही अलग है। यहाँ फ्री मिक्सिंग बहुत ही आम बात है। फरहाना अपने दोस्तों से मिलकर बहुत ही अच्छा फील करती है। यहाँ पर जेनी उसे अपनी कॉलेज फ्रेंड नित्या से मिलाती है। मंडे को उनके ऑफिस में एक जॉब इंटरव्यू है तो नित्या फरहाना को इसके बारे में सोचने के लिए कहती है। घर वापस आते समय फरहाना अपने पति को इस जॉब इंटरव्यू के बारे में बताती है। करीम भी चाहता है कि वो काम करे तो वो चोरी छुपे फरहाना को जॉब इंटरव्यू के लिए ले आता है। खुशकिस्मती से उसे ये नौकरी मिल जाती है, लेकिन अब समस्या शुरू होती है। उसके पिता का गुस्सा, बच्चों को संभालना, इन सब के चलते आखिर वो काम पे कैसे जाएगी। इसके लिए उसके दोनों बहनें उसकी मदद करते हैं। वो बच्चों को संभाल लेंगे जब तक वो काम पे रहेगी। और इधर करीम भी घर के काम में हाथ बटाना चालू करता है। आज ऑफिस पे फरहाना की पहला दिन है। दरअसल ये IT सेक्टर है। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन जहाँ फरहाना काम करने वाली है वो डिपार्टमेंट कार्ड सेल किया करते हैं और उन्हें अपने टारगेट किसी भी हाल में पूरा करना होता है। फरहाना को पहले तो यहाँ पर बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। लेकिन काम के बीच में भी वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कभी नहीं भूलती। धीरे धीरे उसकी फैमिली की कंडीशन में बहुत सुधार आती है। अपने लिए एसेंशियल चीजों की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी ये सब चीजें निपटाने में उसके सारे पैसे खर्चे हो जाते हैं। इसी बीच नित्या कार्ड डिपार्टमेंट छोड़कर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। फरहाना अपने पैसों के तंगी के चलते नित्या से कहती है कि वो भी उसके डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहती है, लेकिन वो फरहाना से कहती है ये सब चीजें उसके लिए नहीं बना है। अचानक ही उसकी जिंदगी में एक और मुसीबत आती है। उसकी सबसे छोटी बेटी बीमार है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी चेस्ट के ऑपरेशन करना होगा। अब इसके पास इतने पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपने कंपनी से लोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद लोन मिलने की संभावना है। इसी वजह से मजबूरी में उसके पिता दुकान गिरवी रख के ब्याज में पैसे लेते हैं। बच्चे की ऑपरेशन हो जाती है, लेकिन इसके मेडिकेशन के खर्चे संभालना इनके बस का नहीं है। फरहाना दोबारा नित्या से बात करती है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उसे खुल के बताती है। फिर नित्या उसे अपने मैनेजर से मिलवाती है और फरहाना को ये नौकरी मिल जाती है। पर यह काम कार्ड सेल करने जैसा नहीं है, ये फ्रेंडशिप चैट है। यहाँ लोग अपने मन की तपिश मिटाने के लिए कॉल करते हैं और यहाँ के सारे लड़कियां उनसे सेक्सुअल तरीके से बातें करते हैं और इसी बात के इन्हें पैसे दिए जाते हैं बहुत सारा। नित्या उसे ये काम समझाने के लिए कुछ कस्टमर से बातें करती है, लेकिन लोगों के हवस भरी बातें फरहाना को अनस्टेबल कर देते हैं, मानो जैसे वो बीमार हो जाती है। लेकिन फिर भी उसे ये काम करना ही होगा। वो कोशिश करके देखती है, लेकिन सभी कस्टमर्स बात करने के चंद सेकंड बाद ही साइज और कलर पे आ जाते हैं। फरहाना को समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें ये गंदी बातें करके फायदा क्या होता है। यहाँ पर एक और लड़की काम करती है, नाम है सोफिया। वो हमेशा सबके ऊपर रहती है। कस्टमर्स उसी से सबसे ज्यादा बातें करना चाहते हैं। उसकी आवाज मानो जैसे उनकी रोम रोम तक खड़ा कर देता हो। कभी कभी कुछ कस्टमर्स तो ऐसे भी बातें करते हैं जो फरहाना को रुला देते हैं। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा कस्टमर कॉल करता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उसकी बातें सिर्फ सेक्सुअल नहीं होती, वो बात करता है अपने मन की शांति के लिए।
लिए उसकी हर बातों में गहराई है। फरहाना को उससे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी रियल लाइफ से उसकी बातों को रिलेट करने लगती है। उससे काफी देर तक बात करने की वजह से ही वो आज घर वापस आने में लेट हो जाती है। उसके पिता फिलहाल तो इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन मन ही मन जरूर कुछ न कुछ सोच रहे होंगे। अगले दिन वही कॉलर फरहाना को कॉल लगाता है। वो बहुत ही अजीब महसूस कर रही है, क्योंकि कल उससे बातें करके उसे ऐसा लगा था जैसे वो किसी करीबी से बात कर रही है, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, बस इसे अपनी काम की तरह देखना चाहती है। लेकिन वो कॉलर कहता है अगर वो उससे बात नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कॉल कट भी नहीं करेगा। वो नहीं चाहता कोई दूसरा कॉलर उसे परेशान करे, इसीलिए ये दोनों काफी देर तक खामोश रहते हैं। इनके बीच की ये सन्नाटा नदी की तरह बहती चली जाती है। मैं आपको इन दोनों की बातें सुनाकर बोर तो नहीं करना चाहता, लेकिन कहानी की गहराई जानने के लिए ये सब जानना जरूरी है ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। खैर, इनके बीच ये खामोशी ज्यादा देर के लिए नहीं रहती। फरहाना बताती है कि शायद अगले दिन से वो यहाँ नहीं आने वाली, वो अपने पुराने डिपार्टमेंट में जाने वाली है। लेकिन ये अनजान कॉलर ऐसा नहीं चाहता। वो किसी भी हाल में फरहाना से बातें करना चाहता है। उसकी यहाँ आने की बस एक ही वजह थी, वो थी अकेलापन दूर करना, किसी ऐसे ही इंसान से बातें करना जिस तरह से फरहाना बातें करती है। हालांकि अभी तक इन दोनों को एक दूसरे के असली नाम तक नहीं पता। फरहाना उसे बस एक कॉलर के नाम से जानती है और वो फरहाना को ईसा के नाम से। यही नियम है, यहाँ काम करने वाले कोई भी लड़की अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। अब इसके बारे में भी जान लीजिए। नाम है पृथ्वी। वो इसी डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल के लिए बैठा रहता है। वो हर किसी की बातें सुनता है, लेकिन आजकल वो बस फरहाना और उस अनजान कॉलर की बातें सुनता है। यहाँ तक कि घर पे भी उनकी रोमांटिक फिलोसॉफिकल बातें दोहराता रहता है। शायद बावला हो गया है। अगले दिन वो अनजान कॉलर बार बार यहाँ कॉल करता है, लेकिन जब भी ईसा यानी फरहाना के अलावा कोई और कॉल उठाता है वो कॉल कट कर देता है और फिर दोबारा लगाता है। फरहाना ये सब बाहर से देख रही थी। आज उसके यहाँ आने की कोई मन नहीं था, लेकिन उसके बार बार कॉल करने की वजह से ही वो वापस आ जाती है। फिर उस कॉलर से दोबारा बात करना शुरू करती है। अभी तक हमें इसका चेहरा तक नहीं दिखाया गया है। इधर घर पर फरहाना के पिता इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट करते हैं। दरअसल वो बस उसकी काम करने की वजह से खफा है, पर ये बात वो उससे डायरेक्टली नहीं कह पा रहे। वही दूसरी तरफ ऑफिस में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक बार वो कॉलर फरहाना की इस्लामिक वर्ड्स कहने की वजह से समझ जाता है वो मुसलमान है। पर इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये रमजान का महीना है तो उसे अपने खाने पीने का सही से ध्यान रखने के लिए कहता है। ये दोनों घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। इससे हमेशा फरहाना अपने टीम के टॉप में रहती है। एक बार कॉलर फरहाना को कुछ उपहार देना चाहता है, लेकिन फरहाना उपहार लेने की जगह उसे ज़कात देने के लिए कहती है। तो इसीलिए फरहाना के कहने के मुताबिक मेट्रो स्टेशन के बाहर जो जरूरतमंद लोग बैठे रहते हैं उन्हें वो कॉलर ज़कात देता है। फरहाना इसी रास्ते से हर रोज गुजरती है। उसे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि सच में उसने इन लोगों की मदद की है। अगले दिन घर वापस आते समय फरहाना उनके पास ईसा नाम से गिफ्ट देखती है। दरअसल ये उसी अनजान कॉलर ने उसके लिए छोड़ा था। फरहाना उससे बहुत ही कनेक्शन फील करती है, क्योंकि इनकी बातें बिल्कुल एक जैसी है। पर अगले कुछ दिनों तक उस अनजान कॉलर से उसकी बातें नहीं हो पाती। फरहाना को बहुत ही टेंशन होने लगती है। इसी बीच वो सोफिया के साथ जाकर एक मोबाइल खरीदती है। सोफिया उसकी आधार कार्ड मांगती है ताकि उसे एक फैंसी नंबर दिला सके। घर वापस आकर फरहाना न्यूज़पेपर पे देखती है किसी ने अपनी ऑनलाइन लवर से बातें करके सुसाइड कर ली है। इससे फरहाना की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो नित्या के साथ मिलकर उसे ढूंढने का भी फैसला करती है। लेकिन इसी बीच उसे उस अनजान कॉलर की कॉल आता है। फरहाना की जान में जान आती है। वो अनजान कॉलर बताता है उसकी फोन खराब हो गई थी। फरहाना अपने मन की बातें रोक नहीं पाती। वो इस आवाज के पीछे के चेहरे को देखना चाहती है। कल को अगर उसे कुछ हो जाए तो वो बस आवाज के सहारे उसे कैसे याद रखेगी। इसीलिए वो अनजान कॉलर उसे अपना नाम बताता है, ये दयालन। यहाँ तक कि वो अगले दिन मिलने का भी प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन अगले दिन ईद है तो फरहाना को शायद उससे मिलने में थोड़ी वक्त लग सकता है, पर दयालन उसके लिए इंतजार करने को तैयार है। उनकी ये सारी बातें पृथ्वी सुनता है। अब क्योंकि फरहाना ने नियम की उल्लंघन की है, उसे अपने पहचान के बारे में नहीं बताना था। इसी वजह से पृथ्वी मैनेजर को इसके बारे में बताने जाता है, लेकिन फरहाना की खुशी देखकर वो ऐसा नहीं करता। ऑफिस के बाहर उसकी मुलाकात होती है सोफिया से, जो किसी फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रही है। ईद के दिन
फरहाना अकेले ही बिरयानी बनाती है क्योंकि दयालन ने कहा था उसे कुछ ऐसा लाने के लिए जो सिर्फ उसी ने बनाई हो। त्योहार के बाद सभी बीच पे घूमने जाते हैं, लेकिन फरहाना कहती है उसकी तबीयत खराब है और वो घर पे ही रुक जाती है। फिर जब सभी घर से चले जाते हैं, ठीक 5 बजे दयालन के लिए बिरयानी पैक करती है और उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में करीम उसे देख लेता है और फरहाना के पीछे आने लगता है। वो स्टेशन पे दयालन के आने के इंतजार कर रही है और करीम की नजर उसी की तरफ है। यहाँ तक कि पृथ्वी भी यहाँ पर आया होता है। दरअसल उसे फरहाना की चिंता होती है। वैसे भी वो किसी अनजान इंसान से मिलने जा रही है। इधर दयालन और फरहाना के बीच सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की फासले है। अभी तक उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। अब इससे पहले वो मिल पाते, फरहाना को नित्या की कॉल आती है। बताती है कि सोफिया की हत्या हुई है और ये हत्या किसी कॉलर ने की है जिसके साथ वो पार्टी के लिए निकली थी। नित्या उसे पूरी घटना बताती है। सुनिए, कहानी की शुरुआत में आपने जिस लड़की को देखा था वो दरअसल सोफिया थी। उसने भी किसी कॉलर से अपनी जान पहचान बढ़ा ली थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ एक होटल में आए थे, लेकिन उस आदमी ने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया था। ये थोड़े गुंडे टाइप लोग हैं। वो जबरदस्ती सोफिया के साथ सेक्स करना चाहते हैं, खासकर बॉबी। सोफिया इसके विरोध करती है, लेकिन बॉबी उसे एक जोरदार तमाचा मारता है। इससे उसकी हेयरपिन जमीन पे गिर जाती है और सोफिया ठीक उसके ऊपर। हेयरपिन उसके गले के आर पार हो जाती है। ये सारी बातें फरहाना को अंदर से हिला देते हैं। वो दयालन से बिना मिले ही घर की तरफ निकल लेती है। ये बिरयानी की बॉक्स ठंडा होने स्टेशन पे ही रह जाती है। वापस आकर देखती है उनके घर के आसपास काफी लोग जमा हो चुके हैं। दरअसल उनके घर पे पुलिस आई है क्योंकि सोफिया के बैग से फरहाना के आधार कार्ड और फोन की बिल मिला है। उसके पास फोन है ये जानकर ही उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या वो भी सोफिया की तरह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है, अगर ऐसा है तो उसे सावधान रहना चाहिए। हालांकि वो किसी से मिलने नहीं जाती, पर यह सवाल उसके पिता को अंदर से हिला देते हैं। वो खुद ही अपने आप को मारने लगते हैं। ऑब्वियसली जब पुलिस वाले किसी पिता को पूछेंगे क्या उसकी बेटी बदचलन है तो उन पर क्या बीतेगी। सोफिया के फ्यूनरल के दौरान फरहाना को महसूस होता है कि शायद उसके साथ जो होने वाला था वो सोफिया के साथ हो गया। फरहाना काम छोड़ने के बारे में सोच रही थी, तब करीम उसे समझाता है कि अगर उसने काम पर जाना छोड़ दिया तो शायद लोगों को लगे कि जरूर उसने कुछ गलत किया होगा। इसी वजह से उसके घर वाले उसे काम पे नहीं जाने दे रहे। अगले दिन करीम खुद ही उसे ऑफिस छोड़ने आता है। ऑफिस में सभी को समझाया जाता है कि उन्हें किसी भी हाल में किसी भी कॉलर के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। इधर दयालन की कॉल आती है। फरहाना कॉल उठाती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप सर्विस की तरह उससे बातें करती है। दयालन को इससे बहुत ही बुरा लगता है। कहता है वो उससे अटैच हो चुका था, कल वो मिलने नहीं आई, उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन फरहाना इसे बस ऑनलाइन दुनिया तक ही सीमित रखना चाहती है। दयालन की आवाज में दर्द है और वो कॉल कट कर देता है। उसके जाने के बाद फरहाना की टाइमिंग बहुत ही नीचे चली जाती है। वो किसी से बात नहीं कर पाती क्योंकि कॉल करने वाला हर कोई एक से बढ़कर एक हवस के पुजारी है। फरहाना अब ये काम नहीं करना चाहती, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहती है, चाहे वो कोई भी हो। मैनेजर कम से कम उसे 2 हफ्ते तक इंतजार करने के लिए कहता है। अगले कुछ दिनों तक उसकी कॉल नहीं आता। फरहाना को लगता है शायद उसने उसे कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया होगा। वो बस उससे नॉर्मल बातें करना चाहती है। वो उसी की कॉल का इंतजार कर रही थी और उसका कॉल आ भी जाता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। दयालन फरहाना के नाम के साथ उसका पूरा ठिकाना, कहाँ रहती है, कहाँ से जाती है, क्या करती है, कब कहाँ से निकलती है, सब बता देता है। ये सारी बातें सुनकर फरहाना की हिल जाती है दिमाग। घर वापस आते समय उसे हमेशा ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर पर ईसा के नाम से ऑनलाइन फूड डिलीवरी आती है। करीम ये कहकर मना कर देता है कि यहाँ ईसा के नाम से कोई नहीं रहता। फरहाना बहुत ही टेंशन में है। ऐसी घटनाएं उसे अंदर से तोड़ रही है। वो पृथ्वी को, मैनेजर को इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए मना करती है। पृथ्वी उसे अपनी तरफ से टेंशन फ्री रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो नित्या को भी इन सब घटनाओं के बारे में बता रही थी, लेकिन तभी दयालन की कॉल आती है। वो कल की फूड डिलीवरी के बारे में बात करता है। वो उसी ने भेजा था। फरहाना उसे पुलिस कंप्लेन की धमकी देती है, लेकिन दयालन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है आखिर वो पुलिस वालों को क्या बताएगी उनकी प्यार भरी बातों के बारे में। जब उसके पिता और उसके हस्बैंड को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। यही सब बातें सुनाकर वो फरहाना को धमकाने की कोशिश करता है। कहता है वो जहाँ भी जाएगी उसे ही पाएगी, इसीलिए हर बार जब भी वो घर से निकलती है, घर वापस आती है, हमेशा उसे ये डर सताता रहता है कहीं वो उसका पीछा तो नहीं कर रहा। और इस मुश्किल घड़ी में नित्या एक सच्चे दोस्त की तरह
उसकी साथ देती है। फरहाना ये देखकर शॉक हो जाती है कि मेट्रो स्टेशन पे करीम उसका पीछा कर रहा था। घर पर बर्तन की आवाज से ही समझ आता है वो करीम पर बहुत गुस्सा है। उससे पीछा करने की वजह पूछती है पर करीम चुपचाप उसकी कड़वी बातें सुनता रहता है। फिर किचन में उस बिरयानी के डब्बे को देखती है जो वो स्टेशन पे छोड़ आई थी। वो समझ जाती है कि करीम को पता है वो किसी से मिलने गई थी। इससे उसकी कड़वी जबान पर ताला लग जाती है। अगले दिन करीम उसे खुद ऑफिस छोड़ने आता है। फरहाना कहती है अगर उस पर भरोसा नहीं है तो वो काम करना छोड़ देगी और अगर उसे कुछ भी पूछना है तो वो उसे डायरेक्टली पूछ सकता है। लेकिन करीम फिलहाल उसे कुछ नहीं पूछता। यहीं पर दयालन चोरी छुपे उस पर नजर रख रहा था। इधर पृथ्वी फरहाना की मुश्किलात को देखते हुए ऐसा बंदोबस्त कर देता है कि दयालन चाहकर भी उसे कभी कॉल नहीं कर पाएगा और जब ऐसा होता है तो दयालन बिल्कुल वाखला जाता है। अगले दिन ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा होता है। करीम जब फरहाना को ऑफिस छोड़कर जाने लगता है तो दयालन उसके पीछा करने लगता है और मौका मिलते ही उसे गाड़ी से ठोक देता है। कुछ देर बाद फरहाना को करीम के फोन से कॉल आती है पर यह दरअसल दयालन है। उसके पास करीम की फोन है। वो फरहाना को एक्सीडेंट के बारे में बताता है जो उसी ने जानबूझकर की है। फरहाना जल्द से जल्द अस्पताल आती है। हालांकि करीम को ज्यादा चोट नहीं आई है लेकिन फरहाना की टेंशन बढ़ती जा रही है। घर वापस आते ही दयालन दोबारा उसे कॉल करता है। वो उनके घर के आसपास की गली में है। वो फरहाना को धमकाने लगता है कि अगर वो उससे मिलने नहीं आई तो वो उसके घर आकर सबको बता देगा। यहाँ तक कि अभी वो ठीक उनके घर के सामने खड़ा हुआ है। मजबूरी में फरहाना उससे मिलने की वादा करती है। इसीलिए दयालन सिर्फ करीम की मोबाइल छोड़कर चला जाता है। फरहाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। कल वो उसके घर तक पहुंच चुका था। इसी टेंशन के माहौल में उसे एक आइडिया आता है। जो बेला फोन उसने गिफ्ट की थी उसे लेकर स्टोर पे जाती है। पता चलता है उसने यहीं से बेला फोन खरीदा था और पेमेंट की थी कार्ड से। कार्ड उसी बैंक का है जहां फरहाना काम करती है। इससे उन्हें बहुत मदद मिलती है। ऑफिस आकर ये दयालन के नाम से जितने भी कार्ड्स थे निकाल लेते हैं। फिर ट्रांजैक्शन चेक करते हैं किससे बेला फोन खरीदी गई थी। जिस कार्ड की उन्हें तलाश थी वो उन्हें मिल जाती है पर फिलहाल उसे कोई मॉल पे इस्तेमाल कर रहा होता है यानी दोबारा इस्तेमाल जरूर करेगा। और ठीक उसी वक्त फरहाना उसे पकड़ना चाहती है। यही एक तरीका है एग्जैक्ट दयालन को पकड़ने की। पृथ्वी उसके साथ जाना चाहता है लेकिन फरहाना मना कर देती है। वो मॉल तक आ चुकी है। दयालन की कार्ड स्वाइप करते ही नित्या उसे कॉल करके बता देती है। फरहाना शॉप तक पहुंच जाती है। दयालन ठीक उसके सामने खड़ा हुआ है लेकिन फिर भी एक और बार कंफर्म करने के लिए नित्या बैंक की तरफ से कार्ड के बारे में उसे कॉल करती है और कंफर्म करती है कि वही दयालन है। फरहाना उसकी पीछा करने लगती है और मौका मिलते ही उसकी फोन लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन दयालन उसकी हाथ पकड़ लेता है। फिर भी फरहाना पेपर स्प्रे करके फोन लेकर भाग जाती है। दयालन उसका पीछा करना शुरू करता है लेकिन तभी कोई एस्केलेटर बंद कर देता है। इससे वो नीचे गिर जाता है और फरहाना बिल्कुल सेफ है। दरअसल एस्केलेटर बंद करने वाला पृथ्वी था। इसके बाद फरहाना फोन की लॉक तोड़ने लोकल शॉप वाले को देती है जबकि दूसरी तरफ दयालन अपने एप्पल आईडी से लॉगिन करके सारा डेटा डाउनलोड कर लेता है और फिर फोन से डिलीट कर देता है। फरहाना को जब फोन मिलती है और फाइल्स डिलीट करने के लिए जाती है तो पूरा फोल्डर बिल्कुल खाली होता है। दरअसल दयालन के पास अब तक हुई सारे बातों की रिकॉर्डिंग्स थी। फरहाना उन्हें डिलीट करना चाहती थी ताकि भविष्य में उसे ब्लैकमेल ना कर पाए पर इतनी मेहनत की कोई फायदा नहीं होता। उसे दयालन की कॉल आती है। कहता है फोन चुराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ न जाने मन। उसे धमकी देता है कि वो एक एक करके सभी रसीले बातों की रिकॉर्डिंग उसके हस्बैंड को भेज देगा। फरहाना टेंशन में घर वापस आती है। मौका मिलने पर वो करीम की फोन चेक करती है लेकिन उसमें दयालन ने कुछ नहीं भेजा होता। वो बार बार फरहाना को कॉल कर रहा होता है तो फरहाना फोन स्विच ऑफ कर देती है पर दयालन करीम के फोन पे भी कॉल करना चालू करता है। करीम फोन उठाता है लेकिन दूसरी तरफ से दयालन कुछ कहता ही नहीं। डर के मारे फरहाना अपना फोन चालू कर देती है। फिर से दयालन की कॉल आना चालू होती है। उसके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इधर करीम चाय मांगता है तो वो जल्दी जल्दी उसके लिए चाय बना देती है लेकिन वो इतनी टेंशन में है कि चाय करीम के हाथों में गिरा देती है। इसके बाद कहानी फास्ट फॉरवर्ड होके अगले दिन में चली आती है। इस बार फरहाना दयालन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि जब तक वो उससे नहीं मिलती वो अपना ये गंदा खेल खत्म नहीं करने वाला। वो ठीक उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ी हुई है। वो दरवाजा नॉक करती है। यह सुनते ही दयालन करीम को फोन लगाता है। कहता है उसकी बीबी उसके घर के सामने है। वो मना कर रहा था लेकिन फिर भी वो मिलने आई। करीम को उसकी बीबी संभालने के लिए कहता है। ये सब बताने के बाद वो दरवाजा खोलता है। फरहाना ठीक उसके सामने है। दयालन मुलाकात के दिन की बातें करता है किस तरह से उसके ना आने पर जब उसने किसी और लड़की को फरहाना समझकर पास जाने की कोशिश की थी तो उसे एक जोरदार तमाचा पड़ी थी। उस दिन उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी लेकिन इसके बाद भी वो फरहाना पे गुस्सा नहीं था।
बल्कि अगले दिन जब उसने कॉल किया था तो फरहाना ने ऐसे बिहेव किया था जैसे वो कोई अनजान इंसान है। कहता है वो इसी वजह से अब तक ऐसा कर रहा था, यहाँ तक कि बातों ही बातों में उसने जो भी किया सब बताता है। फरहाना कहती है कि आखिर वो चाहता क्या है। तभी दरवाजा नॉक होता है। इसके बाहर करीम खड़ा हुआ है। उसे यहाँ बुलाने की शायद एक ही वजह है और वो है फरहाना की बेइज्जती करवाना, जिस तरह से मीटिंग के दिन उसकी हुई थी। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। उस दिन जब फरहाना ने करीम के हाथों में चाय गिरा दी थी, इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी हालत को देखकर करीम उसे संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद फरहाना उसे अब तक हुई सारे घटनाओं के बारे में बताती है। करीम ओवर रिएक्ट नहीं करता बल्कि फरहाना की सिचुएशन को समझता है। इसके बाद वो अपनी पहचान के पुलिस वाले से मिलते हैं, पर दयालन के खिलाफ केस बनाने के लिए इन्हें रिकॉर्डिंग्स चाहिए। इसमें पृथ्वी उनकी मदद करता है। पृथ्वी चोरी छुपे उन्हें सारे रिकॉर्डिंग्स दे देता है। इस तरह से दयालन के खिलाफ पक्का हैरेसमेंट की केस बन जाती है। पुलिस के कहने पर ही फरहाना उससे मिलने के लिए तैयार हुई थी और आज वो इसी प्लान को अंजाम दे चुके हैं। यहाँ तक कि फरहाना के पास आज यहाँ पर हुई सारे बातों की रिकॉर्डिंग्स भी है, जिसमें दयालन ने ये कबूल भी किया था कि उसने जो भी किया था वो गलत था। वो हैरेसमेंट की केस में अंदर हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ फरहाना की जिंदगी दोबारा सही ट्रैक पे वापस आ जाती है। अब वो चैट सर्विस पे नहीं बल्कि कार्ड सर्विस पे काम करती है। यहाँ तक कि अब तो उसके पिता को भी उसकी काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।